नमस्कार। कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। कुछ लोग अभी नए हैं जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं या तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो है, या ऐसे लोग जो लोग कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। होता यह है कि जब एक अच्छी शुरुआत होती है तो काम आपका आसान हो जाता है। कहते हैं कि वेल बिगिन हाफ डन। आपने अच्छे से शुरुआत कर दी तो आधा रास्ता खुद ही तय हो जाता है। जब आप यूपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी करने चलते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में यही होता है कि हमको कहाँ से शुरू करना चाहिए और किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ओम पांडे इस वीडियो के अंतर्गत आपसे इसी बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इस पूरे वीडियो को 15 मिनट से 20 मिनट के आसपास देखिएगा। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और बाकी जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी उसको कमेंट बॉक्स में प्रश्न के तौर पर डालिएगा। वहाँ पर जो भी चीज़ें आप लिखेंगे उसका उत्तर हम अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस की। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप सिलेबस से ज़्यादा एग्ज़ाम को समझें। एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये एग्ज़ाम उनके लायक है या नहीं। लायकियत की बात ये होती है, कई बार आपके पास बहुत सारे अन्य काम करने की क्षमता हो सकती है, लेकिन जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वैसी क्षमता हो सकता है आपके पास ना हो या वो आपके अनुकूल ना हो। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या इस एग्ज़ाम में, जैसा एग्ज़ाम ये हो रहा है, उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएंगे। आप आपका जो टेम्परामेंट है वो उस तरीके से है कि नहीं है। तो आंसर आएगा सबका होता है, बिल्कुल होता है। इसमें कोई अलग से ऐसी चीज़ें नहीं रिक्वायरमेंट होती हैं कि आप इसको नहीं कर सकते। लगभग सारे लोग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे पहले आप एग्जाम को समझिए, और एग्जाम को समझने के बाद में आप पैटर्न को समझिए कि क्या पैटर्न है एग्जाम का। यूपीएससी या यूपीपीएससी की जब आप तैयारी करते हैं तो 3 स्तरीय ये एग्ज़ाम होता है। एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, दूसरा मेंस एग्ज़ाम होता है, और तीसरा इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है, 2 पेपर इसमें होते हैं। एक आपका जीएस का पेपर होता है और दूसरा पेपर आपका सीसैट का होता है। सीसैट का पेपर यहाँ पर क्वालिफाई करना होता है और जीएस के पेपर पे मेरिट बनती है। सीसैट का पेपर अगर क्वालिफाई आप कर जाते हैं तभी आप जीएस के पेपर पे मेरिट जो बनती है उस मेरिट में शामिल होते हैं। तो सीसेट भले ही आपको महज क्वालिफाई करना है, लेकिन इस रूप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेन एग्ज़ाम देते हैं। मेन एग्ज़ाम आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और इस एग्ज़ाम में 8 पेपर होते हैं। पहला पेपर हिंदी का और दूसरा पेपर एसए का, और फिर उसके बाद में 6 पेपर जीएस के होते हैं। 4 पेपर बिल्कुल यूपीएससी की तरह पीसीएस में होते हैं, और अगर हम पीसीएस की बात कर रहे हैं तो 2 पेपर यहाँ पर यूपी स्पेशल के शामिल होते हैं, पेपर 5th एंड पेपर 6th। इसको जब आप पास करते हैं, हर एक पेपर 200 नंबर का होता है। हर एक पेपर अलग अलग आपको पास करना भी जरूरी होता है। 200 नंबर के इस पेपर में आप अपना बेस्ट स्कोर करें। अगर आपके मार्क्स इसमें 55 से 60% के बीच आ जाते हैं तो वो बहुत बेहतरीन माने जाते हैं। आपका इंटरव्यू कॉल होता है और यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट आपका किया जाता है। अगर आप इसको भी पास कर जाते हैं तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। ये तो बात रही एग्जाम और एग्जाम के पैटर्न की समझ की। जब आपके पास समझ हो गई तब अब बारी आती है कि आखिर अब हम पढ़ें क्या। सब लोग बताते हैं, मैं भी वही बात आपसे बताने जा रहा हूं। कुछ नई बात यहां पर ऐसी आपको नहीं मिलेगी कि मैंने कुछ नया बता दिया। सबसे बेसिक किताबें जो होती हैं वो एनसीईआरटी किताबें होती हैं। इसके अलावा अगर कोई और अच्छे से समझना चाहता है तो मैं कहूँगा एनआईओएस की किताबें भी आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा कम अपडेट होती हैं, लेकिन इन किताबों को भी आप पढ़ सकते हैं। आप समझ बना सकते हैं इन किताबों के जरिए। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने का सबसे बेसिक फ़ायदा ये होता है कि सीधे प्रश्न भी आप इससे मिलते हैं आपको। वो यहाँ
पाएंगे। और दूसरी बात है कि आपकी बेसिक समझ जो होती है, आपका जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक्स बहुत मजबूत हो जाता है। आपका जो कॉन्सेप्ट लेवल का ज्ञान है, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। और बिना इसको पढ़े तैयारी शुरू कर देने से कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि आप पढ़ते रहते हैं बार बार चीज़ों को और वो समझ में नहीं आती हैं। चाहे वो कोचिंग ज्वाइन करें, चाहे वो कोई नोट्स पढ़ें, चाहे वो कोई किताब पढ़ें, एनसीईआरटी पहले पढ़ लेने से वो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बिना एनसीईआरटी पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के आसान हो जाता है सब कुछ समझना। बहुत सारी किताबें हैं जो मार्केट में हैं जिनमें एनसीईआरटी को भी ध्यान में रख के लिखा गया है, एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट भी उसमें दिए गए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनका एक स्तर होता है, उन किताबों को पढ़ने के लिए आपको पहले बेसिक समझ की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद में आपको हर विषय की कम से कम एक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए। बात करें पॉलिटी की, सब लोग एक ही किताब पढ़ते हैं और वो है एम लक्ष्मीकांत सर की किताब। बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की किताब सारे लोग पढ़ते हैं। अगर आप सारा फैक्चुअल नॉलेज चाहते हैं, प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ना चाहते हैं, तब तो आप किरण की किताब पढ़ते हैं, आप एस के पांडे सर की किताब पढ़ते हैं। लेकिन केवल मॉडर्न पढ़ने के लिए, जिससे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हो जाए, तो स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री की किताब सारे लोग पढ़ते हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में अकेली एक किताब है जो इनफ है, और वो है महेश बर्नवाल। महेश बर्नवाल अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप खुल्लर सर की किताब पढ़ सकते हैं, वो 2 पार्ट में है। इसके बाद में इकोनॉमी पढ़ने के लिए रमेश सिंह सर की किताब बहुत अच्छी है, रमेश सिंह की किताब, और साथ में आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो आसानी से आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा अपडेट होने वाला ये पोर्शन है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए सबसे जो अच्छा है वो इग्नू का नोट्स है। इग्नू के नोट से आपका बेसिक समझ बहुत अच्छी ठीक ठाक बन जाती है। एनआईयूएस का आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई एक किताब के तौर पे पढ़ना या नोट्स के तौर पे पढ़ना, तो इराक भरूचा सर की किताब पढ़ सकते हैं। इराक भरूचा की किताब काफ़ी अच्छी है। साइंस, साइंस के लिए सबसे अच्छा है कि एनसीईआरटी की बेसिक समझ आपको हो जाए तो आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद में लूसेंट की जो साइंस की किताब है, वो किताब जो साइंस की अलग से आती है वो काफ़ी अच्छी है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। यूपी स्पेशल, वानी पब्लिकेशन की एक किताब आती है, वानी पब्लिकेशन की ये किताब यूपी स्पेशल के लिए काफ़ी अच्छी किताब है, इसको पढ़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज का सबसे बड़ा चैलेंज है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आपको एक न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना चाहिए, चाहे वो हिंदी में जनसत्ता हो, चाहे वो दैनिक जागरण हो, कोई भी। लेकिन मैं जनसत्ता को इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि जनसत्ता में आर्टिकल्स अच्छे दिए होते हैं। जनसत्ता में जो भी आर्टिकल्स दिए होते हैं वो एस्से के लिए बहुत अच्छे से काम आ जाते हैं। अंग्रेजी में चाहे आप द हिंदू पढ़िए और चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, इन दोनों में से कोई भी आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं। और इसका अगर दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं तो नेशनल एडिशन पढ़िए, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स में डेली शेयर किया जाता है। मंथली मैगजीन भी कोई आपको एक पढ़नी चाहिए, और एक मंथली मैगजीन आप पढ़ के तैयारी आसानी से कर सकते हैं। कोई भी मंथली मैगजीन आप ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, या फिर हमारी मैगजीन आप देख सकते हैं, या फिर आप क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। जो भी मैगजीन आप पढ़ें उसको देख सकते हैं। और गवर्नमेंट की वेबसाइट पीआईबी, पीआरएस, इन सब से भी आप एक हल्का फुल्का नोट्स बना सकते हैं। जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, वहाँ पे थोड़ा सा डिगिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा नेट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन नेट के सहारा लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आप दूसरी चीज़ें सर्च ना करने लगें। कई बार आप पढ़ने कुछ चलते हैं और पढ़ने कुछ लगते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। अब मटेरियल कलेक्ट हो गया, अब एक स्टडी प्लान बनाना है। शुरू में कोई भी व्यक्ति 10-12 घंटे नहीं पढ़ सकता। शुरू में आप 2-3 घंटे डेली से शुरुआत करिए, लेकिन जल्द ही इसको 6 से 8 घंटे पर लेके आइए। अगर 6 से 8 घंटे आप पढ़ने लगेंगे और रेगुलर इतना आपने 10 मंथ तक पढ़ लिया, तो ये मान के चलिए आफ्टर 10 मंथ्स बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयारी इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि आपको इधर उधर कहीं पर भी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा।
आप समझ पाएंगे चीज़ों को, आपको लगेगा कि हमारा एक स्तरीय ज्ञान अब हो गया है। और तैयारी जब करिए तो उसको कम से कम इन 3 भागों में बांट कर तैयारी करिए। लोग थोड़ी सी गलतियां करते हैं, जब उनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है तो वो प्रीलिम्स तैयार करते हैं, जब मेंस का एग्ज़ाम होता है तो मेंस तैयार करते हैं। मैं कहता हूँ शुरुआत से ही स्टैटिक, करंट अफेयर और आंसर राइटिंग, इन 3 भागों में चीज़ों को बांट कर तैयार करिए। स्टैटिक में जो चीज़ें आप पढ़ेंगे ये प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आएंगी। करंट अफेयर में जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएंगी। और आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो मेंस के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं, यानी कि जिस दिन आपका प्रीलिम्स हुआ उस दिन ही आप मेंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो कभी भी एग्ज़ाम को प्रीलिम्स और मेंस में अलग अलग बांट कर मत तैयार करिए। सबसे पहला आप काम करिए कि साथ साथ ही तैयार करते रहिए। और सिसैट बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और अंत समय में कई बार सिसैट में उनका स्कोर सही नहीं होता है और उनका जीएस का सारा कुछ करा कराया बेकार हो जाता है। तो सिसैट की भी प्रैक्टिस आपको करते रहना है। कम से कम वीक में एक इस तरीके से टाइम रखिए जब वीकली पूरा कंप्लीट जितना भी सिलेबस आपने पढ़ा है वो आपका रिवाइज हो जाए। अगर ये रिवीजन आप नहीं कर पाते हैं तो ये पढ़ा हुआ सब भूल जाएगा। तो सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसा ज़रूर रखिए जिससे कि रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो जाए। तो एक शुरुआत 2-3 घंटे से और फिर 8 घंटे तक उसको लेके जाइए। जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें कहाँ कहाँ पे फोकस करना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वर्ड लिमिट्स में लिखना सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए आपको तैयार करना पड़ता है की पॉइंट्स। अगर की पॉइंट्स तैयार हैं तो आप वर्ड लिमिट में लिख पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डायग्राम बनाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप फ्लो चार्ट का उपयोग करें, इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत आप जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ पर मैप की भी प्रैक्टिस करते रहें। हर जगह मैप नहीं बनेगा लेकिन जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पे मैप की भी प्रैक्टिस करते रहें। आप पैराग्राफ में भी लिखें और आप बुलेट पॉइंट में भी लिखें। जहाँ पर जैसा आंसर ज़रूरी है उस तरीके से लिखने की कोशिश करें। और इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करते चलेंगे तो ये मान के चलिए कि जब भी मेंस देने का मौका मिलेगा आप अच्छी परफॉर्मेंस उसमें करेंगे। और ये काम एक दिन नहीं करना है, इसको रेगुलर बेसिस पे करना है, रेगुलरिटी बनाए रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें यही है। वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कम शब्दों में लिखना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। रेगुलर रिवीजन, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ है ही नहीं है। अगर रेगुलर रिवीजन आप नहीं करते हैं, मैंने कहा ना कि वीकली एक दिन केवल इसीलिए होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो रिवीज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर रिवीजन नहीं होगा तो पुरानी चीज़ें आप भूलते चलेंगे और नई पढ़ते चलेंगे तो मतलब क्या रह जाएगा। और ये रिवीजन केवल फैक्ट का नहीं होना चाहिए, आंकड़ों का नहीं होना चाहिए, ये प्रीलिम्स का भी होना चाहिए और प्रीलिम्स के साथ साथ ये मेंस का भी होना चाहिए। जो आंसर्स आप लिख रहे हैं उनके स्ट्रक्चर्स को भी आप रिवाइज कीजिए। जो एस्से आपने लिखा है उन एस्सेज को भी आप रिवाइज करिए। रेगुलर रिवीजन करते चलिए। इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप मॉक टेस्ट देते रहें। और ये मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का भी होना चाहिए और ये मॉक टेस्ट मेन एग्ज़ाम का भी होना चाहिए। प्रीलिम्स का जब मॉक टेस्ट आप दीजिए तो एक साथ बैठिए तो बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आप पेपर सॉल्व करते हैं ठीक उसी तरीके से आप सॉल्व करिए पेपर। यहाँ पे टाइम बाउंड होके शुरुआत में आप थोड़ा सा हो सकता है कि कम समय में ना कर पाएँ, टाइम बाउंड होके ना कर पाएँ। यहाँ पर भी टाइम बाउंडेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि जितना समय एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है उतने समय में ही इसको सॉल्व करने की कोशिश आप करेंगे। तभी मज़ा आएगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा। और एक चीज़ ये जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें समझने के लिए अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट देने से पहले अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं किए हैं तो भी ये चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से ये फ़ायदा मिलेगा कि जो चीज़ें पढ़नी हैं
आप उन चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे, आपको पैटर्न पता चलेगा। ये अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की है? पेपर की। पैटर्न आपको पता चलेगा, आपको डिफ़िकल्टी लेवल पता चलेगा कि कितना डिफ़िकल्ट पेपर पूछा जाता है। आपको डिफ़िकल्टी लेवल जब पता चल जाएगा तो आप तैयार रहेंगे पहले से, है ना? और जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं, उनके लिए आप अपने माइंड को प्रिपेयर रखेंगे कि यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आता है, जिसको आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सूची आपके दिमाग में होगी, इनकी लिस्टिंग आपके दिमाग में होगी, तो जब भी आप पढ़ेंगे तो उन पर फोकस कर पाएंगे, ठीक है? और इसी के आधार पर आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कहीं से आप पुराने पेपर्स कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस आपके लगातार रिवीज हो रहे हैं। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। आपको लोग मिलेंगे, आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि अरे यार तुझसे ना हो पाएगा, तू 1 साल में सोच रहा है, मैं 5 साल से कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, सबकी अलग अलग मेहनत करने की क्षमता होती है, सबकी अलग अलग समझने की क्षमता होती है। मैंने शुरुआत की थी तभी कहा था कि पहले आप देखिए कि इस एग्ज़ाम के लिए आप फिट हैं कि नहीं। उसमें 2 बातें थी, एक तो आपकी समझने की क्षमता, और दूसरा आपके पास इतना टाइम है या नहीं है। लोग कितना भी कुछ कहें, आप रेगुलर रहिए। आप रेगुलर रहने के लिए मेंटेन रखिए अपने हेल्थ को। अपने हेल्थ को सबसे ज़्यादा आपको मेंटेन रखना है, और मेंटेन रखना है अपने रूटीन को। अगर रूटीन आपका मेंटेन नहीं रहेगा तो भी आप इतना बड़ा काम रेगुलर नहीं कर पाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि 6 से 8 घंटे पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम एग्जामिनेशन के समय तो इससे ज़्यादा पढ़ चुके हैं। एग्जामिनेशन के समय सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन साल भर जो इतना पढ़ता है, रिजल्ट उसका आता है। एग्जामिनेशन के समय तो जो व्यक्ति कभी नहीं पढ़ता है वो भी पढ़ता है, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो पूरे साल पढ़ता है ना? और इसके लिए आपको अपनी सराउंडिंग्स बहुत अच्छी रखनी पड़ेंगी। आपकी जो सराउंडिंग्स हो, वहाँ पर मोटिवेटेड लोग होने चाहिए, वहाँ पर निगेटिव थॉट्स वाले लोग नहीं होने चाहिए। वहाँ पे ऐसे लोग हों जो कहें हाँ हो सकता है। आप एक ग्रुप बनाइए, छोटा सा ग्रुप हो, ये नहीं 10 लोगों का ग्रुप है तो उसमें समय ज़्यादा बर्बाद होगा। आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे ऐसे ग्रुप बना लीजिए कि हाँ दिन भर जो हम पढ़ेंगे उसको डिस्कस करेंगे। ऐसे ग्रुप बना लीजिए कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं एक दूसरे से समझ सके, एक दूसरे को दिखा सके कि हमने ये लिखा है, आप इसको देखिए, हमने जो लिखा है वो कैसा है। और किसी न किसी प्रोग्राम से भी जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। अगर हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास एक प्रोग्राम है मुकाम यूपीपीसीएस के लिए। ये डेडिकेटेड बैच है, आप इससे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी दिए गए नंबर्स पर आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ऐप है द सक्सेस प्रेप। द सक्सेस प्रेप ऐप पर जाके भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और आप साथ 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 में हमारे अन्य प्रोग्राम्स का भी लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।